एक महीने पहले की बात है जब जांग हंग को पहली बार पता चला कि उसके पास बाकी लोगों से 24 घंटे ज्यादा है। सब कुछ उसकी घड़ी से शुरू हुआ। एक स्विस टिसो ऑटोमेटिक 3 एनालॉग वॉच जो उसके पेरेंट्स ने उसके 18वें बर्थडे पर उसे गिफ्ट की थी जब वो आइसलैंड में थे। ये वॉच बहुत कैजुअली टाओबाओ से ऑर्डर की गई थी और सेलर ने इसे डिलीवर किया था। ऊपर से ये गलत क्लास के एड्रेस पर पहुंच गई थी। जांग हंग अब अपने पेरेंट्स पर कंप्लेन भी नहीं करता था क्योंकि जब वो प्राइमरी स्कूल में ही था तभी उसके ये दोनों इमॉर्टल पेरेंट्स यूरोप चले गए थे अपनी नई लाइफ शुरू करने। उसके पेरेंट्स एक एकेडमिक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में मिले थे और दोनों ही थियोलॉजियंस थे, यानी रिलीजियन और माइथोलॉजी के एक्सपर्ट्स। लेकिन चाइना जैसे मटीरियलिस्टिक कंट्री में ये फील्ड ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। लेकिन जांग हंग के पेरेंट्स सच में एक्सपर्ट्स थे। उनमें से एक ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से नॉर्डिक और ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ी थी और दूसरे ने डरहम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और क्रिश्चियन माइथोलॉजी पर कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए थे। फिर भी उन्हें चाइना में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही थी। फिर एक दिन उसके फादर के एकेडमिक एडवाइज़र को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला और उन्हें स्टाफ की ज़रूरत थी। थोड़ी डिस्कशन के बाद जांग हंग के पेरेंट्स ने उसे उसके नाना के पास छोड़ दिया और खुद रिसर्च लाइफ शुरू करने के लिए दुनिया घूमने निकल गए। वो साल में सिर्फ एक बार घर आते थे और इसी वजह से जांग हंग ने अपना पूरा बचपन अपने ग्रैंडफादर के साथ बिताया। शायद उन्हें गिल्ट फील होता था, इसलिए उन्होंने कभी भी पैसे की कमी नहीं होने दी। स्कूल और हॉस्टल फीस को छोड़कर जांग हंग का ईयरली कॉलेज अलाउंस लगभग 30,000 युआन था। ये उन रिच किड्स जितना नहीं था जो स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा था। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। घड़ी वाली बात काफी वियर्ड थी। जांग हंग अभी अभी नींद से उठा था और टाइम देखने के लिए वॉच उठाई, तभी उसने नोटिस किया कि डायल के ऊपर लिखा 12 बदलकर 24 हो गया था। वो कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया। फिर बहुत कामली उसने वॉच वापस रख दी और ब्लैंकेट ओढ़कर फिर से सो गया। करीब 1.5 घंटे बाद उसके सामने वाले बेड पर सोने वाले फ्रेंड ने उसे मैसेज किया कि फर्दर मैथमेटिक्स की क्लास की अटेंडेंस हो चुकी है। तो ये सपना नहीं था। 10 मिनट के शावर के बाद जंग हैंग अपने बेड के पास वाली डेस्क पर बैठा और कंप्यूटर ऑन किया। सबसे पहले उसने टाओबाओ पर 24 आवर डायल वॉच प्रैंक सर्च किया। रिजल्ट आया, सॉरी नथिंग फाउंड। उसने प्रैंक हटाकर फिर से सर्च किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। क्या यह प्रैंक नहीं था? जंग हैन ने सोचते हुए अपनी चिन पर हाथ रखा। अगर वो उन एक्स्ट्रा 12 नंबर्स को इग्नोर कर दे तो वॉच का टाइम उसके कंप्यूटर के टाइम से मैच कर रहा था। ध्यान से देखने पर उसने कंफर्म किया कि ये वही वॉच है जो वो पहले पहनता था। वॉच के पीछे के स्क्रैचेस और स्ट्रैप की लाइंस भी बिल्कुल सेम थी, ऐसी डिटेल्स जो सिर्फ वही नोटिस कर सकता था। अब ऑब्वियसली कुछ लोग इतने रियलिस्टिक प्रैंक भी कर सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल्ड प्रैंक करने के लिए किसके पास इतना टाइम होगा? ऐसे लोग तो फॉरबिडन सिटी में एंटीक्स रिस्टोर करने का काम कर सकते हैं। तो सिंपल बात, जंग हैन को समझ आ गया कि कोई उसके साथ खेल रहा है। एक नॉर्मल इंसान होता तो डर जाता, लेकिन जंग हैंग नॉर्मल नहीं था। थैंक्स टू हिज पेरेंट्स। जहां बाकी पेरेंट्स बेड टाइम पर फेरी टेल सुनाते हैं, वहीं उसे नॉर्डिक माइथोलॉजी और बाइबल स्टोरी सुनाई जाती थी। इसलिए वो ऐसी चीज़ों को बाकी लोगों से ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट कर सकता था। अगर इसे एक गेम की तरह समझें, जैसे द कॉल ऑफ द कुथुलू, तो उसकी सैनिटी धीरे धीरे कम होती थी। डरने की बजाय उसे ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा था। नॉर्मल वॉच में 12 नंबर्स होते हैं और आवर हैंड के 2 राउंड्स में एक दिन पूरा होता है, लेकिन अब उसकी वॉच में 24 नंबर्स थे और सिर्फ एक राउंड में पूरा दिन कंप्लीट हो रहा था। इस एंगल से देखो तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जंग हैंग को यकीन था कि जिसने भी ये किया है वो सिर्फ डायल बदल कर नहीं रुकेगा। उसका इंस्टिंक्ट कह रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला था और शायद तब होगा जब वॉच एक पूरा राउंड कंप्लीट करेगी। उस वक्त दिन खत्म होने में करीब 15 घंटे बाकी थे और जंग हैंग ने डिसाइड किया कि वो आइडल नहीं बैठेगा। वैसे भी फर्दर मैथमेटिक्स की क्लास मिस हो चुकी थी। टीचर ने पहले ही वार्निंग दी थी कि एब्सेंट होने पर 5 मार्क्स कटेंगे। डैमेज ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए उसने सोचा कि वो पार्क जाकर अपनी मॉर्निंग रन कंप्लीट करेगा। अपने क्लासमेट्स के लिए जंग हैंग थोड़ा अलग था। जहां बाकी स्टूडेंट्स सुबह उठना अवॉइड करते थे, वहीं वो रोज सुबह रन के लिए जाता था। लेकिन फिर भी ना स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, ना ग्रुप एक्टिविटीज और ना ही गैदरिंग्स। लेकिन अगर कोई उससे बात करे तो वो एरोगेंट नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग लगता था। लड़कियों के बीच उसके बारे में र्यूमर्स भी थे कि वो मल्टी टैलेंटेड है। किसी ने उसे पियानो रूम में अकेले ला कैंपनेला बजाते देखा था, जो एक बहुत मुश्किल पीस है। कुछ लोगों ने उसे आर्चरी प्रैक्टिस करते देखा था और उसके रूममेट ने बताया कि वो रॉक क्लाइंबिंग क्लब में भी है। लेकिन ये बातें आधी सच थी। जंग हैंग उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितना लोग सोचते थे। मॉर्निंग रन बस उसके ग्रैंडफादर की हैबिट थी। वो थोड़ा फिट जरूर था, लेकिन स्पेशल एथलीट नहीं। आर्चरी उसने अभी रिसेंटली शुरू की थी।
रॉक क्लाइंबिंग भी बस ज्वाइन करके छोड़ दी थी। पियानो ही एक चीज थी जो उसने बचपन से सीखी थी, लेकिन उसमें भी वो एवरेज लेवल पर था। और ला कैंपनेला, वो तो बस उसके फोन की रिकॉर्डिंग थी जिसे उसने अकेले रूम में चलाया था। इस तरह जो जंग हैन लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता था, वो असल में उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। उसे बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट था, लेकिन सच ये है कि टाइम सबके लिए इक्वल होता है। चाहे तुम उसे वाइजली यूज करो या वेस्ट करो, हर इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, ना 1 सेकंड ज्यादा ना 1 सेकंड कम। वो मैदान के चारों ओर 7 चक्कर लगा चुका था, 2800 मीटर। उसके बाद उसने पब्लिक बाथरूम में नहाया, साफ सफेद टी शर्ट और जीन्स पहनी, कैंटीन में आराम से नाश्ता किया और फिर शियाओ शान वन हुआ मिरर किताब जिसे वह पढ़ चुका था लेकर लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। सुबह की दौड़ की तरह पढ़ना भी झांग हैंग की दिनचर्या का हिस्सा था, जिसे वो हर हफ्ते एक किताब की गति से निभाता था। लेकिन दौड़ के विपरीत पढ़ना उसे बहुत आनंद देता था। यह उसके लिए एक शौक जैसा था, एक ऐसा शौक जिसे वो हमेशा से पसंद करता आया था। असल में अगर समय की कमी ना होती तो वो हर हफ्ते सिर्फ एक नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा किताबें पढ़ता। किताब सर्विस डेस्क पर लौटाने के बाद झांग हैंग ने अपनी जेब से फोन निकाला और रैंडम नंबर जनरेटर नाम का एक ऐप खोला। सेटिंग को 8 अंकों पर सेट करके उसने उत्साह से वर्चुअल डाइस रोल किया। मानना पड़ेगा, लोग उसे जीनियस क्यों कहते थे, इसका कारण बेबुनियाद नहीं था। एक सामान्य इंसान कभी ये नहीं सोचता कि किताब चुनने के लिए डाइस रोलिंग का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन झांग हैंग के पढ़ने के तरीके में एक खासियत थी, या शायद अजीबपन। बचपन से ही बहुत सारी किताबें पढ़ लेने की वजह से वो किसी भी तरह की किताब पढ़ सकता था। विश्व प्रसिद्ध कृतियों से लेकर ड्रैगन प्राउड स्काई, शियाओ बाई वैन और यहाँ तक कि जिन जियांग के परफेक्ट मैन तक, वो सब कुछ स्पंज की तरह सोख लेता था। और बाद में तो वो और भी आगे बढ़ गया। वो बेकार किताबें भी पूरी पढ़ लेता था, जैसे कंपेंडियम ऑफ मेडिकल हर्ब्स और साइंटिफिक स्वाइन रेजिंग हैंडबुक। किताब चुनने की परेशानी से बचने और एक अच्छी किताब अचानक मिल जाने के शुद्ध आनंद के लिए उसने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एपलेट बना लिया था जो हर हफ्ते उसकी पढ़ने की सामग्री चुनता था। दुर्भाग्य से कैंपस रिसर्च ग्रांट के लिए उसकी अपील खारिज हो गई थी, क्योंकि उसके पास अपने आविष्कार को बाजार में लाने के लिए फंड नहीं था। झांग हैंग ने निष्कर्ष निकाला कि पूंजी बाजार में दूरदृष्टि की कमी है। रैंडम नंबर के आखिरी 2 अंकों को गाइड बनाकर झांग हैंग मैनेजमेंट सेक्शन में पहुंच गया। हालांकि ये पिछली बार की तरह साहित्य नहीं था, फिर भी उसने इसे अच्छी किस्मत माना। कम से कम ये पिछले महीने मिली बिल ऑफ क्वांटिटेटिव्स फॉर वाटर ड्रेनेज, हीटिंग एंड गैस इंजीनियरिंग से तो बेहतर ही था। उंगली बढ़ाकर झांग हैंग ने इस हफ्ते की किताब निकाली, एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एक बहुत सुखद दोपहर होने वाली थी। झांग हैंग ने खिड़की के पास एक सीट ढूंढी और किताब में डूब गया। कुछ लोग अभी शायद हंस रहे होंगे, सच में वो अपनी उस हाल ही में बदली हुई रहस्यमयी घड़ी की चिंता नहीं करेगा। खैर, झांग हैंग के रवैये से साफ था कि उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। समस्या का सक्रिय रूप से समाधान करना सही होता है, लेकिन तभी जब वह आपकी क्षमता के भीतर हो। लेकिन इस तरह की अलौकिक घटना के सामने, जहां जानकारी की कमी हो, शायद कुछ न करना ही बेहतर विकल्प होता है। क्या आपने वे क्लासिक हॉरर फिल्में नहीं देखी जहां भूत किसी को छू लेता है और वह मर जाता है? फिर तो अभिनेता अभिनेत्री को फिल्म से बाहर जाना पड़ता है। इसके विपरीत आपको ऐसा दिखाना चाहिए जैसे वह चीज मौजूद ही नहीं है। शांत और संयमित रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कौन जानता है, शायद ये सिर्फ एक डरावना लेकिन हानि रहित हॉन्टेड हाउस टूर हो। इसीलिए कई बार शांत और स्थिर रहना सबसे जरूरी होता है। इस समय झांग हैंग बिल्कुल ऐसा ही था। कोई भी ये नहीं बता सकता था कि इस व्यक्ति ने अभी अभी एक अलौकिक घटना का अनुभव किया है। उसने क्लास मिस की, सुबह दौड़ने गया, पूरी दोपहर द वेल्थ ऑफ नेशंस पढ़ता रहा और फिर अपनी इलेक्टिव क्लास क्रिटिकल थिंकिंग में गया। रात को उसने अपने रूममेट से किया वादा निभाया, सामने वाले रेस्टोरेंट में बारबेक्यू स्क्यूअर्स खाने गया और शाम को डॉम में वापस आकर अमेरिकन टीवी सीरीज देखी। 11:30 पर डॉम की लाइट बंद हो गई। झांग हैंग के लैपटॉप में अभी 3 से 4 घंटे की बैटरी बाकी थी, लेकिन वो अपने रूममेट की नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया। दिन खत्म होने में अभी आधा घंटा बाकी था और जबकि दूसरे लोगों की घड़ी की सुइयां 2 बार घूम चुकी थी, झांग हैंग की परिचित लेकिन अजीब एनालॉग घड़ी अभी एक चक्र पूरा करने वाली थी। क्या कुछ होने वाला था, उसे नहीं पता। वो सिर्फ इंतजार कर सकता था। ईयरफोन MP3 में लगाकर झांग हैंग बिस्तर पर चुपचाप लेटा रहा और दिन के आखिरी 30 मिनट इंतजार करता रहा। 0 मिनट 0 सेकंड
तीनों सुइयां एक साथ ऊपर की ओर आकर रुकी। एक पल का ठहराव हुआ, फिर सेकंड की सुई आगे बढ़ने लगी। झांग हैंग को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। क्या उसका अनुमान गलत था? उसने ईयरफोन निकाले और तुरंत उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चारों ओर बहुत ज्यादा शांति थी। गर्मियों की रातें आम तौर पर गतिविधियों से भरी होती हैं। दरवाजे के ऊपर लगा छोटा इलेक्ट्रिक फैन घूमते हुए कराहता और चरमराता है। मच्छर कानों के पास भिनभिनाते हैं। बगल के कमरे का पानी का नल टपकता है। नीचे पौधों के बीच से गुजरती बिल्ली म्याऊं करती है। सामने वाले बिस्तर पर सोते रूममेट की खर्राटों की आवाज। आज रात ये सब गायब था। पूरा संसार अचानक अपनी आवाज खो चुका था और एक अभूतपूर्व डरावनी खामोशी में डूब गया था। अगर उसके ईयरफोन में धीमा संगीत न बज रहा होता तो झांग हैंग शायद सोचता कि उसकी सुनने की शक्ति चली गई है। MP3 की हल्की रोशनी में झांग हैंग ने अपनी घड़ी का समय देखा। अब 0:01 हो चुके थे। आमतौर पर सामने वाले डॉम के लोग अभी भी लीग ऑफ लेजेंड्स खेल रहे होते और उनकी जोरदार आवाजें दीवारों के पार साफ सुनाई देती। झांग हैंग ने एक और अजीब बात नोटिस की। घड़ी के दाईं ओर की डेट डिस्प्ले समय के साथ बदलने के बजाय कल की ही तारीख दिखा रही थी। एक विचार उसके दिमाग में आया और वो तुरंत बिस्तर से कूद गया। वो पूरी तरह कपड़े पहने हुए सोया था। उसने अपना लैपटॉप खोला और 7 सेकंड से भी कम समय में QQ लॉगिन इंटरफेस सामने आ गया। लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन के मुख्य हिस्से पर नहीं था। उसकी नजर नीचे टूल बार पर थी। 00:00 20 सितंबर 2017। क्या ये कल का आखिरी पल नहीं था? झांग हैंग ने कुछ देर इंतजार किया, फिर अपनी कलाई पर उंगलियां रखी और 200 तक गिनती की। उसकी हार्ट बीट 72 प्रति मिनट थी। 2 मिनट बीत गए, लेकिन उसके मॉनिटर पर समय अभी भी 00:00 ही था। झांग हैंग ने भौं उठाई, लेकिन कोई जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाला। वो सामने वाले बिस्तर पर गया और अपने रूममेट चेन हुआडोंग को हिलाया, जो सबसे हल्की नींद वाला था। आमतौर पर कोई पानी पीने के लिए भी उठता तो वो जाग जाता, लेकिन इस बार झांग हैंग कितना भी हिलाता वो बिल्कुल नहीं जागा। माफ करना भाई, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं वैसा इंसान भी नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। इस अजीब माहौल में भी झांग हैंग मजाक करने से नहीं रुका। उसकी मानसिक स्थिति काफी मजबूत थी। 5 मिनट बाद भी झांग हैंग को कोई सांस महसूस नहीं हुई। अगर ये कोई मजाक था तो चेन हुआडोंग की सांस रोकने की क्षमता अविश्वसनीय थी। वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ सकता था। तो झांग हैंग ने अपने बाकी 2 रूममेट्स की भी जांच की। परिणाम वही था। झांग हैंग अब निश्चित था कि वो एक वैज्ञानिक रूप से अकल्पनीय दूसरी दुनिया की घटना का सामना कर रहा था। वो एक ऐसे टाइम जोन में था जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए, जैसे समय की नदी ने सिर्फ उसके लिए एक अलग धारा बना दी हो। झांग हैंग अपने हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। कॉरिडोर पूरी तरह शांत होता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी अस्पताल के मुर्दा घर में चल रहा हो और सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही हो। सामने वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला होता है और अंदर तेज रोशनी आ रही होती है। वो अंदर झांक कर देखता है और पाता है कि 4 लोग कंप्यूटर गेम में डूबे हुए हैं। स्क्रीन पर उनके कैरेक्टर एक कम हेल्थ वाली एनी का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन स्किल्स हवा में ही रुकी हुई हैं और उनके चेहरे के भाव बिल्कुल स्थिर हैं, जैसे जीवित मूर्तियां। झांग हैंग उनकी टेबल पर रखी अलार्म घड़ी देखता है, जिसमें समय 0 बजे दिख रहा होता है। इसके बाद वो उसी फ्लोर के बाकी कमरों में जाता है। कुछ कमरे बंद होते हैं जिनमें वो नहीं जा पाता। जिन कमरों में वो जाता है वहां भी सब कुछ दिन के आखिरी पल में रुका हुआ होता है। बाथरूम में एक व्यक्ति छुपकर सिगरेट पी रहा होता है। सिगरेट की चिंगारी हवा में स्थिर होती है और धुआं भी हवा में ही रुका रहता है। झांग हैंग इस अजीब दृश्य की फोटो खींच लेता है। तस्वीर लेते समय उसे एक और बात समझ आती है कि इस रुके हुए समय में सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि आसपास की चीजें भी उसी स्थिति में रुक जाती हैं, जैसे हवा में रुकी हुई स्केल, बंद पड़ा पंखा और यह सिगरेट जो जल नहीं रही। लेकिन कुछ चीजें अलग भी हैं। वो सिगरेट को उस व्यक्ति के हाथ से निकाल लेता है। जैसे ही वो सिगरेट उसके हाथ में आती है वो फिर से जलने लगती है। इससे झांग हैंग समझता है कि इस समय में वो अकेला है जो चल सकता है, और जिस चीज को वो छूता है वो फिर से सामान्य तरीके से काम करने लगती है, जैसे सिगरेट, उसका फोन, कंप्यूटर और MP3 प्लेयर। बस फर्क इतना है कि स्क्रीन पर दिखने वाला समय नहीं बदलता, लेकिन यह तरीका इंसानों पर काम नहीं करता। उसने पहले अपने दोस्त को जगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जागा। वो सोचता है कि क्या ये जानवरों पर काम करता है। ये जांचने के लिए वो अपने कमरे में वापस जाता है, टॉर्च जलाता है और ढूंढता है। कुछ समय बाद उसे एक मच्छर दिखाई देता है जो उसके रूममेट के पास उड़ रहा होता है। वो मच्छर को पकड़ लेता है और अपने हाथ पर रखता है। मच्छर उसी उड़ने की स्थिति में स्थिर रहता है, कोई हरकत नहीं करता। इससे वो समझ जाता है कि ये प्रभाव जानवरों पर भी काम नहीं करता। इसके बाद वो मच्छर को मार देता है। अब वो बिल्डिंग के बाहर जाने का फैसला करता है। वो बाथरूम में जाकर हाथ धोता है
और नीचे की तरफ बढ़ता है। दरवाजे पर वार्डन खड़ी होती है जो दरवाजा बंद करने वाली होती है, लेकिन झांग हेंग उसके पास से बिना रुके निकल जाता है और वो उसे देख भी नहीं पाती, जैसे वो उसके लिए अदृश्य हो। वो हॉस्टल से बाहर निकलकर रात के आसमान को देखता है और फिर कैंपस से बाहर गेट तक पहुंचता है। बाहर शहर का दृश्य अलग होता है। पैनकेक स्टॉल पर लोग खड़े होते हैं। कुछ लोग काम से लौटते हुए खाना खा रहे होते हैं। एक सफाई कर्मचारी सड़क साफ कर रहा होता है। दो आदमी बस का इंतजार कर रहे होते हैं और एक दुकान में बैठी लड़की जम्हाई ले रही होती है। लेकिन ठीक 0 बजे पर सब कुछ एक साथ रुक जाता है, जैसे किसी ने फिल्म को पॉज कर दिया हो। सड़क पर चलती गाड़ियां भी रुक जाती हैं। झांग हेंग इस रुकी हुई दुनिया को ध्यान से देखता है। वो पैनकेक पर डाली जा रही हरी प्याज, सफाई कर्मचारी के हाथ, आदमी के फोन में बच्चे की फोटो और लड़की द्वारा छुपाया गया पोस्टर देखता है। हर छोटी चीज अब साफ दिखाई देती है, जैसे वो इस शहर को पहली बार देख रहा हो। वो वी चैट से एक साइकिल अनलॉक करता है और शहर में घूमते हुए अपने अंदाजों को जांचता है। कुछ समय बाद वो वापस हॉस्टल लौट आता है। जैसे ही समय फिर से 0 बजे पर आता है, अचानक सारी आवाजें वापस आ जाती हैं। लोग बोलने लगते हैं, पंखा चलने लगता है, बाहर बिल्ली की आवाज आती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। झांग हेंग बहुत थक चुका होता है। वो अपना फोन चार्ज पर लगाता है और बिस्तर पर लेटकर सो जाता है।